सबसे ज़्यादा खतरनाक वो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ये वो वल्नरेबिलिटी होती हैं कि जिस दिन इनको डिस्कवर करा जाता है उसी दिन इनको इंटरनेट पर लीक कर दिया जाता है। तो बहुत सारे यूज़र्स इनको तभी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं जैसे ही ये रिलीज़ हों। और क्योंकि एंटीवायरस ज़्यादातर सिग्नेचर बेस्ड के ऊपर काम करते हैं तो उनको इनका सिग्नेचर ही नहीं पता होता, इसलिए ज़्यादातर एंटीवायरस जो कि सिग्नेचर बेस्ड होते हैं वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। वल्नरेबिलिटीज़ का जो अप्रोच है, जो स्कोप है, वो लगातार बदल रहा है। पहले वल्नरेबिलिटीज़ जो एंड्रॉयड में थी तकरीबन 21% थी और ब्राउज़र्स काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। इनमें 50% तक बग्स या ऐसे इश्यूज़ पाए जाते हैं जिनको कि एक्सप्लॉइट करा जा सके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और बाकी और सॉफ्टवेयर में भी इस तरह के बग्स पाए जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम से हमने ये देखा है कि वल्नरेबिलिटीज़ का नंबर बढ़ता जा रहा है। एक रीज़न ये है कि हम सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अब डिपेंड कर रहे हैं। मोबाइल का यूसेज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सप्लॉयटेशन मोबाइल के ऊपर काफ़ी मूव हो रहा है। और ये ग्राफ दिखा रहा है कि मोबाइल के ऊपर बैंकिंग ट्रोजन वो होते हैं, ये एक ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई टर्म है। ट्रोजन वो घोड़ा था, लकड़ी का घोड़ा, जिसको कि गेट के बाहर छोड़ दिया गया था, जिसमें सैनिक छुपे हुए थे। तो ये जो मोबाइल के ऊपर ऐसे ट्रोजन्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं जो आपके बैंकिंग का सारा डेटा लेकर उसको लीक कर दें, तो उनका नंबर भी लगातार कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे एंड्रॉयड का यूज़ बढ़ रहा है और विंडोज़ फ़ोन का यूज़ कम हो रहा है, इसी तरह मोबाइल के ऊपर एंड्रॉयड की एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रही है। ये ग्राफ यही दिखा रहा। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 0.2 या सैम्पल अटैक्स की। तो हमने ऑलरेडी बात करी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रॉब्लम में दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर बगी है और दूसरा कि पैसे बनाए जा सकते हैं उन बग्स को एक्सप्लॉइट कर कर। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर कुछ लोग मशीन्स को ओन करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? वाई डू पीपल वांट टू ओन मशीन्स? ओन करने के पीछे 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि उसका एक आईपी एड्रेस उनको मिल जाता है और उस मशीन की बैंडविड्थ को वो यूज़र यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अटैकर एक रैंडम इंटरनेट यूज़र की तरह अपीयर होना चाहते हैं। ज़ोंबी मशीन्स का ज़्यादातर यूज़ होता है स्पैमिंग के लिए, और उसके लिए हर एक मशीन जिसका एक अलग इंटरनेट एड्रेस होता है, जिसको हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं, वो उनको मिल जाता है। इसीलिए स्पैम को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी तरह वो यूज़ कर सकते हैं बैंडविड्थ को डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के लिए, डीओएस भी इसको कहा जाता है। और ये डीओएस के कारण एक सर्वर के ऊपर इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज दी जाती हैं कि वो सर्वर उन रिक्वेस्ट के अंदर उलझ जाता है और आम नॉर्मल यूज़र को सर्विस नहीं कर पाता। इसी तरह क्लिक फ्रॉड के लिए इन मशीन्स को यूज़ करा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई ऐसी सर्विसेज हैं जो क्लिक करने के ऊपर हमें कुछ सेंट्स या कुछ पैसे देती हैं। तो अगर वो नॉर्मल यूज़र की तरह लगेंगी वो मशीन्स क्लिक करते हुए, तो उसका सारा पैसा जो भी उस मशीन को ओन कर रहा है उस तक पहुंच सकता है। दूसरा रीज़न है ओन करने का मशीन्स स्टील करना, यूज़र के क्रेडेंशियल्स या एड्स को इंजेक्ट करना। तो इसके लिए उन मशीन्स के ऊपर कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर लगा दिए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है साइलेंट बैंकर का। ये सॉफ्टवेयर की लॉगर की तरह काम करता है। जो भी यूज़र्स टाइप कर रहे हैं उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है और एक सेंट्रल सर्वर के ऊपर, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर ये सारी कीस्ट्रोक्स भेज देता है। तो इस तरह बैंकिंग के लॉगिन, पासवर्ड और भी साइट्स के लॉगिन और पासवर्ड, ये सब क्रिमिनल्स तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए वो इन मशीन्स को ओन करना चाहिए। तीसरा रीज़न है कि स्प्रेड करना आइसोलेटेड सिस्टम्स को। फॉर एग्जांपल, एक वर्म था जिसका नाम था स्टक्सनेट। यह स्टक्सनेट वर्म इराक की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के अंदर पहली बार पाया गया। ये एक स्पेशल तरह का अटैक था एक ऐसे सिस्टम के ऊपर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड भी नहीं था। और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कुछ यूएसबी स्टिक्स को पार्किंग लॉट में फेंक दिया। उनमें से कुछ लोगों ने उसको, जो वहाँ काम करते थे, उन स्टिक्स को उठाकर अपनी मशीन्स में लगा लिया और इस तरह से वो वर्म इंटरनल नेटवर्क के ऊपर पहुँच गया। इंटरनल नेटवर्क के थ्रू वो धीरे धीरे उन सेंट्रीफ्यूज तक पहुंच गया जहां पर यूरेनियम की रिफाइनिंग हो रही थी, और उसको कंट्रोल करने के लिए सीमेंस का एक स्काडा कंट्रोल सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा था।
तो विंडोज़ के ऊपर यूएसबी ड्राइव की इन्फेक्शन के कारण वो सीमेंस के स्काडा कंट्रोल सॉफ्टवेयर के ऊपर पहुंच गया और उसने सेंट्रीफ्यूज की रफ्तार इतनी तेज कर दी कि वो क्रैश कर गए और न्यूक्लियर रिफाइनमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसी तरह जो अटैक होते हैं कई बार वो सर्वर साइड अटैक भी होते हैं, जैसे कि अगर हम सर्वर के ऊपर अटैक कर कर कुछ फाइनेंशियल डेटा को स्टील कर लें। फॉर एग्जांपल एक टारगेट नामक कंपनी के ऊपर अटैक हुआ था 2013 में, तकरीबन 140 मिलियन क्रेडिट कार्ड वहाँ से स्टील कर लिए गए थे। इसी तरह पॉलिटिकल मोटिवेशन भी रहता है। फ्रेंच इलेक्शन या और इलेक्शंस को मेडल करने के लिए, उनमें इंटरफेयर करने के लिए भी अटैक करा जाता है। कई अटैक जो होते हैं वो इंटरनल इनसाइड अटैक भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लिनक्स के अंदर एक ट्रैपडोर था, एक छुपा हुआ दरवाज़ा था जिसके थ्रू अटैकर किसी भी कंप्यूटर को टेक ओवर कर सकता था। इसको करने के लिए एक स्पेशल तरीका है जो यहाँ बताया गया है कि एक इंस्ट्रक्शन के अंदर एक एंड कंडीशन लगा दिया और डबल इक्वल की जगह एक सिंगल इक्वल लगा दिया। इसके कारण ये हुआ कि बजाय वो इवैल्यूएट करे, उसने उसको असाइन कर दिया। तो यूआईडी की वैल्यू 0 होने के कारण ये यूज़र आईडी की वैल्यू थी, जो कि रूट की वैल्यू होती है, और रूट यूनिक्स के अंदर सब चीज़ों का मालिक होता है। तो ये जब प्रोग्राम रन हुआ तो उसने बजाय यूआईडी को चेक करने के लिए कि वो इक्वल टू 0 है, उसने यूआईडी को सेट कर दिया इक्वल टू 0, और इस कमांड को यूज़ कर कर कुछ लोग यूनिक्स के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल ले पाए। इसी तरह और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये बताते हैं कि अटैक किस तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक सीटी रोम को यूज़ कर कर, जो कि एक रीराइटेबल रोम था, उसके थ्रू, सीडी राइटर के थ्रू उन्होंने 2,60,000 केबल्स या कम्युनिकेशन बिटवीन जो डिप्लोमेटिक एजेंसीज थी उनको निकाल लिया, और ये विकीलीक्स का साधन बना। इसी तरह सैन फ्रांसिस्को गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा एक ऐसा सिस्टम जिसके की रूट के पासवर्ड्स को लॉक कर दिया गया, और उसके कारण उनकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट हो गई। एक इनसाइड लॉजिक बॉम्ब ने 2000 यूएसबी सर्वर्स को इम्पैक्ट करा और वो अपना काम नहीं कर पाए। यूबीएस एक बैंक है अमेरिका में। मॉड्यूल 0.3 मार्केट प्लेस क्या है जहां ये वल्नरेबिलिटीज बिकती है। तो एक हैकर है जैसे ज़ोरोटो, उन्होंने क्रेडिट कार्ड को ऑफर करा है एक वेबसाइट के ऊपर जैसे कि hackzone.ru। तो यहाँ पर एक्चुअली वल्नरेबिलिटी नहीं बिक रही, बट उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वल्नरेबिलिटी से निकाले हुए प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो इस एक तरीके से जो क्रेडिट कार्ड बिक रहे हैं वो इसीलिए बिक रहे हैं क्योंकि वल्नरेबिलिटीज़ के कारण उन मशीन्स को एक्सप्लॉइट करा गया और वहाँ से क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन निकाल ली गई, उसको सब इकट्ठा कर कर इस साइट के ऊपर बेचा जा रहा है। तो मार्केट प्लेस वल्नरेबिलिटीज़ का कैसे है, बग्स कैसे बिकती हैं। सबसे पहली ऑप्शन है जो कि अच्छी ऑप्शन है, वो है बग बाउंटी प्रोग्राम। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो गूगल के, फॉर एग्जांपल गूगल जो है वो एक वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम रन करता है जिसमें अप टू $100,000 वो इनाम में देता है। तो अगर कुछ अच्छे लोग प्रॉब्लम्स ढूंढे, बग्स ढूंढे और गूगल को रिपोर्ट करें तो वो इतना पैसा कमा सकते हैं। ऐसा ही प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट का भी है। इसी तरह कुछ कंपनीज हैं जैसे ZDI और iDefense, वो थोड़ा कम पैसा देते हैं पर वो आपसे वल्नरेबिलिटीज़ लेकर या बग्स लेकर उनको पास ऑन कर देते हैं गूगल जैसी कंपनीज को। तीसरा जो ऑप्शन है वो एक बुरा ऑप्शन है। उस ऑप्शन में बजाय उस कंपनी को इन्फॉर्म करने के कि ये बग एग्जिस्ट करता है, उनको ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। इसीलिए उनको फिर और लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और मशीन्स को अटैक कर सकते हैं। अगर आप अडोब रीडर में इस तरह का बग ढूंढ पाते हैं तो आपको 5,000 से लेकर $30,000 तक उसके मिल सकते हैं। इसी तरह और जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अलग अलग रेट हैं वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने के। एक और जो तरीका है जिस तरह से लोग पैसे बनाते हैं ओन मशीन से, वो है पे पर इंस्टॉल सर्विस। वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास कई लाख मशीन्स ऐसी हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं, जिनका कंट्रोल उनके पास है, तो वो पे पर इंस्टॉल सर्विस को बेच देते हैं। आप उनको एक अपना सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, की लॉगर सॉफ्टवेयर दे सकते हैं या कोई और सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, किसी तरह का मेलवेयर वो प्रोग्राम हुआ जो बुरा काम करे, वो प्रोग्राम वो उन मशीन्स के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो की लॉगर फॉर एग्जांपल अगर वो इंस्टॉल करें तो वो सारे की स्ट्रोक्स आपको भेजने शुरू कर देगा।
और पे पर इंस्टॉल का मतलब है कि हर एक इंस्टॉल के लिए वो कुछ पैसे ले लेंगे आपसे। तो अगर हम रेट देखें तो रेट कुछ ऐसा था कि $100 यूएस के अंदर है 1000 मशीन्स को इन्फेक्ट करने का। एशिया में कुछ $7 से $8 है। तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं ये पे पर इंस्टॉल सर्विस के। अब हम बात करें कंप्यूटर सिक्योरिटी की और हम क्या सीखेंगे, तो एक एग्जांपल और है, वो है केन थॉमसन का। केन थॉमसन ने एक सी कंपाइलर के अंदर एक बैकडोर छोड़ दिया। ये वो बंदा था जिसने यूनिक्स को बनाया। यूनिक्स और सी की कहानी साथ साथ है। जब यूनिक्स बना तभी सी लैंग्वेज बना और सी लैंग्वेज बनते हुए उसको यूनिक्स में इस्तेमाल करा गया। तो केन थॉमसन जो था वो ओरिजिनल ऑथर था सी कंपाइलर और यूनिक्स का। उसने एक स्पेशल कोड लिखा जो कि ढूंढता था कि अगर लॉगिन प्रोग्राम को लिखने की कोशिश कर रहा है, अगर वो लॉगिन प्रोग्राम लिख रहा है तो उसमें एक स्पेशल एंट्री इसका कोड कर देता था, जिसके कारण कुछ स्पेशल क्रेडेंशियल यूज कर केन थॉमसन किसी भी उस प्रोग्राम को एंटर कर सकता था जिसमें लॉगिन फंक्शनलिटी हो। तो अब सिक्योरिटी है क्या? सिक्योरिटी है कि हम कुछ भी अचीव करना चाहें जहां पर कि एडवर्सरीज प्रेजेंट हो। एडवर्सरीज कौन होते हैं? एडवर्सरीज वो हैं जो हमारे से ऑपोजिट पोजीशन रखते हैं। कुछ हद तक कहें तो हमारे दुश्मन जो हैं वो हमारे एडवर्सरी हैं। तो इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे एडवर्सरी हैं जो हमारे से ऑपोजिट चीज कर रहे हैं, और कुछ इनसाइड एडवर्सरी भी हो सकते हैं उन सिस्टम्स के लिए जो एयर गैप्ड है। एयर गैप से मतलब है हमारा वो मशीन्स जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए जब भी हम डिज़ाइन करें सिस्टम्स का, तब से ही हमें उनके बारे में वरी करना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर अगर कोई भी मशीन कनेक्ट होगी तो वो एडवर्सरीज को उसको फेस करना पड़ेगा। कुछ लोग उसका कंट्रोल करना चाहेंगे, और इसीलिए अगर हम शुरू से ही उसके डिज़ाइन के बारे में सोचेंगे तो फिर हम शायद उस मशीन को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो एक प्लान कैसा दिखेगा जो कि सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करे? तो हाई लेवल प्लान फॉर सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन कैसा होगा? उसमें एक चीज़ होगी पॉलिसी। पॉलिसी ये बताएगी कि कौन बंदा किस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक्स यूज़र एक्सेस कर सकता है फाइल एफ को और चीज़ों को नहीं। वो डिफाइन करेगा एक गोल को। गोल आमतौर पे CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में बात करता है। इनको हम डिटेल में थोड़ी देर बाद देखेंगे। और एक है थ्रेट मॉडल। थ्रेट मॉडल ये है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या गलत जा सकता है, तो हम उसकी मॉडलिंग करते हैं। जैसे कि एक कोई यूज़र है वाई, वो एक फाइल सर्वर को ग्रैब कर ही भाग जाए, तो हम सोच रहे हो कि हमने सर्वर को प्रोटेक्ट कर लिया, पर अगर हम उस सर्वर रूम को प्रॉपरली लॉक नहीं करते या उसका एक्सेस कंट्रोल नहीं करते, तो हो सकता है कि कोई उस सर्वर को ही उठाकर भाग जाए। तो इस तरह के थ्रेट मॉडल्स को हमें लिखना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। जितने अच्छे हमारे थ्रेट मॉडल होंगे उतना अच्छा हमारा सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन बन सकता है। और फिर मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म ये है कि हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को कैसे अपहोल्ड कर रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर हमारी कल पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए, तब भी हमारे मैकेनिज़्म ऐसे हों कि उस पॉलिसी को सपोर्ट कर पाएँ। जैसे कि हम किस तरह के लॉक्स लगा रहे हैं डोर्स के ऊपर, या किस तरीके से लोगों को अंदर जाने से रोक रहे हैं, वो सब मैकेनिज़्म हो सकते हैं सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के। इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्टिंग गोल ये है कि किसी भी तरीके से एडवर्सरी हमारे जिनको हमने थ्रेट मॉडलिंग कर ली है वो पॉलिसी को वायलेट ना कर पाए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई इज सिक्योरिटी हार्ड? सिक्योरिटी इतनी मुश्किल क्यों है? सिक्योरिटी इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमें गारंटी करना है पॉलिसी को, जबकि हम थ्रेट मॉडल्स को सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। और सारे थ्रेट मॉडल्स को सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अटैकर कहाँ से आएगा। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर लोग जो अलार्म्स लगाते हैं वो दरवाज़ों के ऊपर और खिड़कियों के ऊपर अलार्म लगाते हैं, वो छत पर अलार्म नहीं लगाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि छत से कोई नहीं आ सकता। जबकि बहुत जगह ये पॉसिबल है कि लोग छत से ही अटैक करें। इसीलिए जो रियलिस्टिक थ्रेट मॉडल होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, वो नेगेटिव मॉडल्स भी उनको कहा जाता है। गोल्स जो हो, जो पॉजिटिव गोल हो, उनको चेक करना तो बहुत आसान है, पर नेगेटिव गोल्स को चेक करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, ये चेक करना बहुत आसान है कि एक्स के पास एक फाइल एफ का एक्सेस है या एक और फाइल जी का, पर ये
बात करना बहुत मुश्किल है कि X के पास एक फाइल P का एक्सेस नहीं है। और पूरी की पूरी चेन में सिक्योरिटी के अंदर मल्टीपल आइटम्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले एक प्रोग्राम है, फिर वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर के ऊपर रन कर रहा है और वो एक नेटवर्क के ऊपर रन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो इनमें से एक भी चीज़ अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो पूरी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसीलिए वीकेस्ट सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव प्रोसेस क्यों? क्योंकि हम डिज़ाइन करते हैं कुछ और थ्रेट मॉडल को लगातार अपडेट करते हैं। जैसे नई नई चीज़ें निकल कर आएँ उसके हिसाब से हम वल्नरेबिलिटीज़ को असेस करते हैं कि हमारा सिस्टम कहाँ से ब्रेक हो सकता है और फिर हम उसको इंक्लूड करते हैं वापस अपने डिज़ाइन में। तो ये साइकिल बार बार चलता रहता है, इसीलिए सिक्योरिटी हार्ड है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सिक्योरिटी को परफेक्ट कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। तो अगर परफेक्ट सिक्योरिटी अचीवेबल नहीं है तो क्या हमें उसके ऊपर मेहनत करनी भी चाहिए? तो आंसर है कि हाँ, हमें करनी तो चाहिए और उसके लिए हमें अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट लगाना चाहिए। और हर एक सिस्टम का कोई तो ब्रेकिंग पॉइंट है और उस ब्रेकिंग पॉइंट को हमें फुर्सत से समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए अपने आप। तो इसके लिए हम सिस्टम को खुद ही हैक करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। इसी तरह हमें मैनेज करना पड़ता है सिक्योरिटी रिस्क को उसके बेनिफिट के साथ। हो सकता है हम सिक्योरिटी रिस्क बहुत थोड़ा हो और उसका जो बेनिफिट है वो बहुत कम हो और हम बहुत पैसे लगा रहे हों एक सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लोगों के सिर्फ नाम किसी सर्वर के ऊपर स्टोर्ड हैं और उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत कम है और हम हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसे ना लगाएं उस सर्वर को सिक्योर करने के लिए, तो इस तरह की बातों को कई बार रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी मॉडल भी कहा जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक सर्वर कितना रिस्क है उसके डेटा को लूज़ करने का और उसके हिसाब से सिक्योरिटी मॉडल को डिसाइड करा जाता है कि उसको कितना टफ बनाया जाए या कितना ईजी। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम कॉस्ट ऑफ अटैक को हाई कर दें। तो हालांकि हम सिस्टम को पूरा सिक्योर ना कर पाएँ, फिर भी हम आम तौर पे जो हैकर उसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं उनको इतना डिफ़िकल्ट बना दें कि वो हो सकता है हमारे सर्वर को छोड़कर किसी और सर्वर की तरफ चले जाएं। इसको करने के लिए दो रीज़न हो सकते हैं। पहला ये है कि लॉ इतना सख्त हो कि उसकी सज़ा इतनी ज़्यादा हो कि लोग अटैक ना करें, और दूसरा ये कि हम टेक्नोलॉजिकली अपने सर्वर्स को पैच कर कर रखें, अपडेट कर कर रखें और जितनी भी प्रिकॉशंस हो सकती हैं सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, वो लेकर चलें ताकि टेक्निकली हमारा सिस्टम जितना रोबस्ट, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना प्रोटेक्टेड बन सकता है उतना हम लेकर चलें। पॉलिसी क्यों मैटर करता है सिक्योरिटी में? तो पॉलिसी इसलिए मैटर करता है कि कई चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। सारा पालिन एक यूएस के अंदर एमएलए थी और उनका ईमेल अकाउंट हैक हो गया क्योंकि वो ईमेल अकाउंट, याहू का अकाउंट जो था उसका कुछ डेटा किसी और सिस्टम के साथ था, जैसे कि इस केस में याहू का जो था वो लॉगिन नेम और पासवर्ड को फॉरगेट करने को कहा लोगों ने, और फॉरगेट करते वक्त उसने कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जैसे कि उसका हाई स्कूल क्या था या बर्थडे क्या था। पर क्योंकि सारा पालिन एक पब्लिक लेडी है तो उनकी ये डिटेल इजीली अवेलेबल थी, तो इसी को यूज़ कर कर लोग उनके सिस्टम के अंदर लॉगिन कर गए। इसी तरह मैट होर्डन एक जर्नलिस्ट थे, उनका अकाउंट हैक हो गया क्योंकि यहाँ पर 3-4 सिस्टम्स की पॉलिसी जो थी वो इन्वॉल्व थी। आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए ये कि हम सोचें इसके बारे में कि पॉलिसी स्टेटमेंट की इम्प्लीकेशन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका मतलब क्या है। और कुछ पॉलिसी चेकिंग टूल हो सकते हैं जो कि हमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बैड क्या है और गुड क्या है। पर अगर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे आजकल के सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किसी भी एक बड़ी कंपनी के सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो बहुत मुश्किल है पता कर पाना कि सब लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी है, लेट अस से एप्पल कंपनी है, उसके कंप्यूटर सिस्टम्स को लोग यूज़ कर रहे हैं अमेरिका में भी, चाइना में भी, इंडिया में भी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है पता कर पाना कि सब लोग एट अ पॉइंट इन टाइम क्या कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच है। तो क्या गलत हो सकता है थ्रेट मॉडल में या अजम्पशंस में? एक चीज़ तो ये है कि ह्यूमन फैक्टर्स को अकाउंट कर पाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल फिशिंग अटैक।
फिशिंग अटैक कुछ ऐसा होता है कि मेरे को एक ईमेल आया कि मेरे बैंकिंग पासवर्ड एक्सपायर हो गया है और मेरे को नया पासवर्ड सेट करना है। तो मैं एक लिंक आया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, पर वो लिंक पे क्लिक करने के कारण मेरा जो डेटा है वो लीक हो जाता है और वो एक और सिस्टम के ऊपर चला जाता है जो देखने में तो मेरे बैंक जैसा था, पर एक्चुअली में मेरे बैंक का वेबसाइट नहीं था। इसको फिशिंग अटैक बोला जाता है। फिर कई बार कंप्यूटेशनल असम्पशंस जो होते हैं वो बदल जाते हैं टाइम के साथ। कुछ टाइम पहले DES कीज़ होती थी जो 56 बिट थी और ये प्रोटेक्ट करने का काम करती थी सिस्टम को, पर एक टाइम पहले इनको क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल था। पर जैसे जैसे कंप्यूटर और सोफिस्टिकेटेड होते गए, अब उनको क्रैक कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अब कोई भी DES कीज़ को यूज़ कर कर प्रोटेक्शन नहीं करता। इसी तरह एक और असम्पशन है कि SSL सर्टिफिकेट जो HTTPS को जन्म देते हैं, SSL सर्टिफिकेट को इशू करते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिनको CA भी कहते हैं। अभी क्या होता है कि हम CA को फुली ट्रस्ट करते हैं और फुली ट्रस्ट करने के कारण सारे ब्राउज़र उस सर्टिफिकेट को मानकर चलते हैं कि ये ठीक है। पर कई बार ऐसा हुआ है कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो उन्होंने फेक सर्टिफिकेट इशू कर दिए और ये फेक सर्टिफिकेट लेकर बहुत सारी डोमेन्स के ऊपर ये फेक सर्टिफिकेट को कोई और अपनी डोमेन के ऊपर लगा कर कह सकता था कि वो गूगल है और ब्राउज़र्स उनको मान लेते कि वो साइट गूगल है। तो इसीलिए ये एक इशू है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी पूरी तरह ट्रस्ट करना प्रॉब्लम है। कुछ नई अप्रोचेस आ रही हैं जैसे ब्लॉकचेन बेस्ड अप्रोच, जो कि इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर रही है। एक है कि लिमिटेशंस हैं हमारी असम्पशंस में। हम अज्यूम ये करते हैं आमतौर पर कि हार्डवेयर जो है वो तो ट्रस्टवर्दी है ही। फॉर एग्जांपल, हम ये कभी नहीं अज्यूम करते कि हमारा जो कीबोर्ड है वो अगर हम A प्रेस करें तो कभी B टाइप कर दे या ऐसा कुछ। पर हार्डवेयर में अपनी भी गलतियां हो सकती हैं, हार्डवेयर में अपने भी बग्स या मिस्टेक हो सकते हैं। और अगर हम NSA जो नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी है अमेरिका की, अगर वो हमारे अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश करे तो हो सकता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर तो बग्स हैं ही, हमारे हार्डवेयर के अंदर भी कुछ ऐसे बग्स हों जिनको वो एक्सप्लॉइट कर पाए। एक और रीज़न है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी है मैसेजेस को छुपाने की तकनीक। उस पर एक ज़रूरत पड़ती है रैंडमनेस की। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि A का मतलब C है, B का मतलब D है और ऐसे ही, तो हमें अगर यही हम सिंपल पैटर्न यूज़ करें तो कोई भी इजीली गैस कर लेगा। पर अगर हम रैंडमनेस डाल दें उसमें कि A का मतलब कुछ डिजिट्स आगे है, फॉर एग्जांपल 5 डिजिट आगे है, और कभी हम कहें कि वो 6 डिजिट आगे है, कभी हम कहें कि वो 7 डिजिट आगे है, तो उस तरह की क्रिप्टोग्राफी को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। पर इसके लिए ज़रूरत है कि रैंडमनेस जो है वो ट्रू हो, मतलब रैंडमनेस सही में रैंडमनेस हो, ऐसी ना हो कि हम रैंडमनेस को भी गैस कर पाए। तो इसीलिए अगर हम रैंडमनेस को बनाना चाहें अच्छा, तो वो भी थोड़ा मुश्किल है। कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर रैंडमनेस जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, वो प्योरली रैंडम नहीं होती, इसीलिए कीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। एक और असम्पशन ये रहता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिक्योर है ही, फॉर एग्जांपल विंडोज़ या यूनिक्स तो सिक्योर है ही, पर उनके अंदर भी कुछ बैकडोर हो सकते हैं, जैसे हमने केविन का एग्जांपल देखा, या कुछ ट्रोजन